नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। धन्यवाद कृतिका। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल आवर व्यूअर्स ऑफ नया सवेरा। सुप्रभात, नमस्कार, अभिनंदन आप सभी का। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। जिन प्रमुख खबरों पर हमारी नज़र होगी वो है भाजपा की संसदीय दल की बैठक है। आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है ये। साथ ही खबरें होंगी कृतिका, साथ ही खबरें होंगी हमारी। आज जो तेलंगाना के जो नए मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, वो शपथ लेंगे। साथ ही संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। बात होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियों की भी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन आज। लोकसभा में ध्वनिमत से पारित जम्मू कश्मीर से जुड़े दोनों विधेयक आज राज्यसभा में पारित कराने के लिए हैं सूचीबद्ध। वहीं लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर होगी चर्चा। तेलंगाना में कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी की ताजपोशी। आज मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। हैदराबाद में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कई दिग्गज होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु में चक्रवात मिगजॉम से प्रभावित इलाकों का आज करेंगे हवाई सर्वेक्षण। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ बैठक में राहत और बचाव कार्यों की करेंगे समीक्षा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गजा में पूर्ण मानवीय युद्ध विराम का किया आह्वान। सुरक्षा परिषद से की कार्रवाई करने और तबाही को रोकने की अपील। गजा में मरने वालों की संख्या 16,000 के पार। और खेलों में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में आज भारत का स्पेन से होगा सामना। पहले मैच में कोरिया को हराने वाली टीम इंडिया जीत का सिलसिला बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं देश भर की कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और देश भर की खास खबरों की शुरुआत करते हैं लोकसभा की खबर के साथ, जहां आज 2023 और 2024 के लिए अनुदान के अनुपूरक मांगों और 2020-2021 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों को चर्चा और पारित करने के लिए सदन में रखा जाएगा। इसके अलावा लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को भी चर्चा के बाद पारित किया जाना है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो वहां देश में आर्थिक स्थिति पर चल रही अल्पकालिक चर्चा आज भी जारी रहेगी। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 व जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद राज्यसभा से पारित किया जाना है। लोकसभा इन दोनों विधेयकों को बुधवार को ही पारित कर चुकी है। वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल निरसन और संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित करने के लिए सदन में रखेंगे। और इससे पहले कल लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिए गए हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को पेशेवर संस्थानों में नौकरियां और प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान है। पुनर्गठन संशोधन विधेयक में जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 83 सीटों को बढ़ाकर 90 करने का प्रावधान है। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए 7 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटों का प्रस्ताव है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उपराज्यपाल एक महिला सहित 2 कश्मीरी विस्थापितों को विधानसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं। अहम बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि नेहरू जी ने कश्मीर को लेकर गलती ही नहीं ब्लंडर किया था। गृह मंत्री ने कहा कि नेहरू ने पहले ही सीज फायर कर लिया था। नेहरूवियन ब्लंडर, नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में
खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। गृह मंत्री ने कहा कि ये बिल 70 वर्षों से जिन पर अन्याय हुआ, अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई, उनको न्याय दिलाने का ये बिल है। गृह मंत्री ने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में आए बदलाव का भी अपने जवाब के दौरान विस्तार से जिक्र किया। जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई है, वो सभी लोगों को न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार दिलाने का। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल किसी भी समाज में जो डिप्राइव लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये भारतीय संविधान की मूल भावना है, परंतु उसके साथ साथ इसका सम्मान न कम हो, इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 के प्रावधानों के मुताबिक 2 सीटें कश्मीर विस्थापितों के लिए आरक्षित होंगी। इसमें से 1 महिला होना जरूरी है। 1 सीट पीओके के विस्थापित व्यक्तियों के लिए दी जाएगी। वहीं पहली बार 9 सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। एससी के लिए भी सीटों का आरक्षण किया गया है। परिसीमन आयोग की सिफारिश के पहले जम्मू में पहले 37 सीटें थीं, जिसे अब 43 कर दी गई है। कश्मीर में पहले 46 सीटें थीं, अब 47 हुई हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले 107 सीटें थीं, जो अब बढ़कर 114 हो गई हैं। गृह मंत्री ने बिल पर चर्चा के दौरान अपने जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 370 हटाया, जो एक अस्थायी प्रावधान था। आर्टिकल 370 के अंदर ऊपर टेम्पररी प्रोविजन लिखा गया है। टेम्पररी का मतलब क्या होता है? आजीवन अधिकार हो गया ना जी। कब का जाना चाहिए था, हिम्मत नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत करी और धारा 370 को समाप्त। कोई वादा खिलाफी नहीं। एक स्पिरिट जो संविधान का था कि आर्टिकल 370 टेम्पररी है, ये टेम्पररी का दिन ही नहीं आता था। मोदी जी ने 5 अगस्त को वो दिन ला दिया और टेम्पररी था वो चला गया। गौरतलब है कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करता है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है। अब ये दोनों अहम बिल लोकसभा से चर्चा के बाद पारित हो गए हैं। जिस तरह बिल को सदन में प्रमुख दलों का समर्थन मिला है, उससे इसी सत्र के दौरान इन विधेयकों के संसद से पारित होने की पूरी उम्मीद है। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक, सुप्रभात। जिस तरीके से 3 दिन की चर्चा हमने देखी, सार्थक हुई है, बहुत ही उत्पादक रहे हैं ये विधायी कामकाज से तीनों दिन। आज जब इसका चौथा दिन है तो दोनों जो बिल हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए, अब ये राज्यसभा की तरफ पारित होने के लिए आज इनको पारित किया जा सकता है। तो आज का जो ये चौथा दिन है, कितना प्रोडक्टिव होने वाला है और क्या क्या जो विधायी कामकाज हैं वो सूचीबद्ध हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो दोनों बिल था, जम्मू कश्मीर से संबंधित जो दोनों बिल था, वो अपने आप में ऐतिहासिक था। और ये जब लोकसभा से जब पास हुआ है तो आज राज्यसभा भी इसे पेश किया जाएगा और इसे पारित करने का प्रयास सरकार करेगी। सबसे बड़ा ऐतिहासिक ये इस बिल में जब आप गृह मंत्री ने जब जवाब देना शुरू किया तो उसमें कई ऐसे तथ्यों को उन्होंने सामने लाया जो चीजें आम जनता को मालूम नहीं थी, वो चीजें बुद्धिजीवियों को मालूम नहीं थी, वो चीजें उन पत्रकारों को नहीं मालूम थी, जो उन्होंने बताया कि किस तरीके से कश्मीर बदला है। खास करके धारा 370 हटने के बाद 2019 में जब धारा 370 को वहां से निरस्त किया गया और उसके बाद से कैसी परिस्थिति वहां पर बनी है। आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है, इसके साथ साथ स्टोन प्लेटिंग की घटना तो शून्य हो गई है। इसके अलावा जो विकास की जो अवधारणा वहां पर बनी है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव के बाद पहली बार जब पंचायत चुनाव हुआ तो ग्रामीण जो पंचायती राज के तहत जो
कश्मीर का जो ग्रामीण क्षेत्र था जो उपेक्षित था, वर्षों से उपेक्षित था, जो भी विकास हुआ था वो शहरों में विकास हुआ था, और उस ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास की लहर बनी है, विकास की जो धारा बही है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक कश्मीर में आपने देखा कि उन्होंने जब बोला कि कश्मीर में 30 साल से फारूक अब्दुल्ला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब, आपने 30 साल पहले जम्मू कश्मीर में थिएटर देखा था, और 30 साल से वहां थिएटर नाम की चीज नहीं थी, लेकिन वहां पर आज थिएटर है। और इसके अलावा फिल्म विकास निगम हो, चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, चाहे बोट की वहां जो शिकारा जो मशहूर है, उन सब के लिए, उन सब चीजों के लिए सरकार ने जो केंद्र सरकार ने और वहां की जो राज्यपाल है उन्होंने जो कार्य किया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। तो ये बिल अपने आप में ऐतिहासिक है, और जम्मू कश्मीर राज्य में जब चुनाव होगा तो इसकी परिलक्षित देखने को मिलेगी। दूसरी, आज अगर आज हम बात करें, खास करके अगर आज हम बात करें कि लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुसंधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा और उस पर चर्चा होगी और उसको पास करने का भी प्रयास करेगी सरकार। और इसके अलावा कश्मीर से संबंधित जो दोनों बिल हैं उसको राज्यसभा में पेश किया जाएगा और उसको पारित करने का भी प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप आज भी लगातार बने रहिएगा और हर एक अपडेट संसद से जुड़ी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। तो भावना, जिस तरीके से अगर आज की तारीख में देखा जाए तो काफी खास और काफी अहम है संसद के नजरिए से आज का दिन। बिल्कुल बिल्कुल, आज दोनों जम्मू कश्मीर के जो दोनों बिल हैं वो राज्यसभा में पारित करने के लिए रखे जाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण विधायी कामकाज आज भी सूचीबद्ध है। फिलहाल वक्त हो छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी नया सवेरा पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। जी हाँ, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी की आज संसदीय बल की बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ दोनों सदनों के बीजेपी सांसद शामिल होंगे। 5 राज्यों में चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी के संसदीय दल की ये पहली बैठक है। बैठक में 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी को प्रचंड जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जा सकता है। बैठक में शीतकालीन सत्र की रणनीति के साथ साथ पार्टी के भावी कार्यक्रमों पर चर्चा की जा सकती है। इससे पहले कल बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक हुई थी। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्री से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से ये बैठक की जा रही है, क्या कुछ खास और अहम हमें देखने को मिल सकता है? और जानकारी ये भी है कि प्रधानमंत्री को सम्मानित भी इस बैठक में किया जाएगा। देखिए, जब भी संसद का सत्र होता है
तब हम देखते हैं कि हर हफ्ते सामान्य तौर पर मंगलवार को, लेकिन कभी कभी जब मंगलवार को बैठक नहीं होती है तब किसी और दिन ये बैठक बुलाई जाती है बीजेपी संसदीय दल की। इसमें जो संसद की जो भावी रणनीति है उसके बारे में सांसदों को जानकारी दी जाती है कि सत्ता पक्ष किस रणनीति के साथ संसद सत्र में आगे बढ़ना चाहता है, और पार्टी के कार्यक्रमों में सांसदों को जो जिम्मेदारी दी जानी है उस पर चर्चा होती है। ये बैठक ऐसे माहौल में हो रही है जब 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं और हम जानते हैं कि 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, उसके लिए मंथन का दौर जारी है और ये पहली बैठक है चुनावी नतीजों के बाद। तो निश्चित तौर पर एक उत्साह के माहौल में यह बैठक होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनके नेतृत्व में जबरदस्त जीत हासिल हुई है, तो निश्चित तौर पर एक उत्साह का माहौल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम जानते हैं कि जब संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा पहुंचे थे तो तमाम सत्ता पक्ष के सांसद खड़े हो गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर कुछ उस तरह का माहौल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बेहद उत्साह के माहौल में ये बैठक होने जा रही है। इस सत्र की ये पहली बैठक है बीजेपी संसदीय दल की, इसमें रणनीति के साथ साथ पार्टी के कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो भाजपा की संसदीय दल की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बिल्कुल, और इसी के साथ चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी फोरम 2.0 को संबोधित करेंगे। भारत सरकार के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और गिफ्ट सिटी इसकी मेजबानी करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के पूर्ववर्ती कार्यक्रम के रूप में इन्फिनिटी फोरम 2 सम्मेलन ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड यानी मिश्रित स्वरूप में आयोजित होगा। इन्फिनिटी फोरम वित्तीय सेवाओं का वैश्विक मंच है, जहां प्रगतिशील विचार, सामयिक समस्याओं, विश्व भर से नवाचार प्रौद्योगिकियों की खोज की जाती है, चर्चा की जाती है और समाधान और अवसरों में बदला जाता है। सम्मेलन में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल होंगे। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी आज मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हैदराबाद में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कई दिग्गज शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह लाल बहादुर स्टेडियम में निर्धारित किया गया है। तेलंगाना में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने केसीआर की भारत राष्ट्र समिति को मात दी थी। कांग्रेस ने तेलंगाना की 119 सीटों में से 64 पर जीत का परचम फहराया है। इस चुनाव में बीआरएस 39 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। इसके अलावा बीजेपी ने 8, एआईएमआईएम ने 7 और सीपीआई ने 1 सीट जीती है। और अब बात करते हैं चक्रवाती तूफान मिगजॉम की। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चक्रवाती तूफान मिगजॉम से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आएंगे, जहां रक्षा मंत्री तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी रक्षा मंत्री के साथ इस दौरान दौरे पर रहेंगे। हवाई सर्वेक्षण के बाद रक्षा मंत्री तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ बैठक करेंगे और इसके साथ ही राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। चक्रवाती तूफान मिगजॉम ने तमिलनाडु में काफी नुकसान पहुंचाया है और इसे लेकर राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। तूफान मिगजॉम से प्रभावित राज्यों में मौसम का हाल बेहाल हो रखा है। लगातार बारिश के कारण आंध्र प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गुंटूर में बाढ़ के पानी से मिर्च की खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में जलभराव से फसल खराब हो रही है। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त चेन्नई का, जहां हमारे संवाददाता जय सिंह इस वक्त मौजूद हैं। जय सिंह, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से मिगजॉम अब जा चुका है, उसका असर जो है अब वो थोड़ा धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जितना उस तूफान ने आफत मचाई, जितना नुकसान पहुंचाया है पूरे क्षेत्र में, उसका आकलन करना भी बेहद जरूरी है। और रक्षा मंत्री आज खुद वहां पर हवाई सर्वेक्षण के जरिए आकलन करते हुए नजर आएंगे।
Yes, actually, the state government has put the damages to the extent of 5,060 crore rupees, which the state government is seeking from the central government as an interim measure to undertake immediate efforts for restoring normalcy in the affected areas like battered roads and telecommunication infrastructure. However, the suburban train services have been restored. 6 taluks in Chengalpattu district, 2 districts in Kanchipuram, and the whole district of Chennai have been declared holiday for all educational institutions like colleges and schools in view of the ongoing relief operations and water stagnation. Power supply has been restored in most parts of the 3 districts affected districts of Chennai, Tiruvallur, and Chengalpattu. However, there are reports of demonstrations by people seeking evacuation of stagnant water and restoration of power in some areas. जी जय सिंह, जैसा आपने बताया कि बिजली की आपूर्ति कर ली गई है, फिलहाल जल भराव से कई मुश्किलें आ रही हैं। अगर लोगों की बात करें तो किन मुश्किलों का सामना अभी भी उन्हें करना पड़ रहा है? Yes, actually, the officials are saying once the waterlogging situation improves, in the rest of the areas also power will be restored. By this evening, the officials are confident of restoring power supply fully, and the Indian Air Force and the Army have are also continuing their relief operations. The Indian Air Force yesterday alone took 4 helicopters and made aerial sorties to drop relief materials like food, water, and other materials. The Army is also continuously involved in rescuing and relief efforts. बहुत बहुत शुक्रिया जय सिंह इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए से। तो जय सिंह बता रहे थे कि फिलहाल जो चेन्नई में हालात हैं वो बेहतर हो गए हैं, लेकिन जल भराव की स्थिति से अभी भी कई मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अगर पावर सप्लाई की बात करें तो वो बहाल कर दी गई है और केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार को मदद पहुंचा रही है, चाहे वो खाने के लिहाज से हो। भारतीय वायुसेना ने कल हेलीकॉप्टर के जरिए खाने की आपूर्ति कराई गई। वहीं भारतीय सेना भी लगातार प्रयास कर रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने लगातार प्रयास करके चेन्नई में जो हालात हैं वो बेहतर कर दिए हैं। बिल्कुल, और लगातार कोशिश एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी यही कर रही है कि हालात जो हैं और पहले से बेहतर होते हुए आगे आने वाले समय में नजर आए, और वो नजर भी आएगा। खबरों का सिलसिला भी लगातार डीडी न्यूज़ पर यूं ही जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन में काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान।
ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिल्कुल, और अगली खबर का रुख करते हुए जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की छठी NSA स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए मॉरिशस पहुंचे। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 5वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक पिछले साल 9 मई को मालदीव द्वारा आयोजित की गई थी। इस दौरान NSA ने समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करने में सदस्य और पर्यवेक्षक देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग के महत्व पर भी चर्चा की थी। इस बैठक में चौथे सदस्य के तौर पर मॉरिशस को शामिल किया गया। बांग्लादेश और सेशल्स ने पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया। आज भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। भारतीय सेना की बहादुरी, त्याग और समर्पण के सम्मान और वीर शहीदों की स्मृति में 7 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। ये खास दिन 1949 से मनाया जा रहा है। ये हमारी तीनों सेनाओं यानी कि थल सेना, वायु सेना और नौसेना को समर्पित है। और चलिए बुलेटिन में बढ़ते आगे और बात करते हैं हरियाणा की, जहां कुरुक्षेत्र में आज से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू होगा। और ये महोत्सव अध्यात्म, संस्कृति, ज्ञान और कला का दिव्य संगम है। 24 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 17 दिसंबर से शुरू होंगे। इस महोत्सव में शिल्प और सरस मेले का भी आयोजन होगा। बता दें कि 2 सप्ताह तक चलने वाले इस उत्सव के प्रमुख आकर्षणों में श्लोक गायन, नृत्य प्रदर्शन, भगवत कथा वाचन, भजन और नाटक की प्रस्तुतियां भी होंगी। गीता महोत्सव के दौरान 23 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर में दीपोत्सव कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि ब्रह्म सरोवर में 1 लाख दीप एक साथ जलाए जाएंगे। उसके बाद 24 दिसंबर को गीता महोत्सव का समापन होगा। दरअसल कुरुक्षेत्र वो भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और ये स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद और सामवेद की रचना भी यहीं हुई थी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। 20 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र को नागपुर में आयोजित किया जाएगा। इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्षी दलों ने संकेत दे दिए हैं कि शीतकालीन सत्र में कई विषयों को उठाया जाएगा, जिसमें आरक्षण, किसान और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे शामिल हैं। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि बिहार की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी जातिगत जनगणना हो। वहीं शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने नागपुर में राज्य विधानसभा में पार्टी कार्यालय पर दावा ठोका है। शरद पवार खेमे के नेता अनिल देशमुख ने कहा है कि विधान भवन का कार्यालय शरद पवार गुट का है, अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट का नहीं। इससे पहले अजित पवार गुट के नेता धर्मराव बाबा आत्राम ने एनसीपी कार्यालय पर दावा किया था। आज असम की राजधानी गुवाहाटी में सुबह 5:42 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार इन झटकों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.5 मापी गई। हालांकि भूकंप के इन झटकों की वजह से अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। और अब बात वायु गुणवत्ता सूचकांक की। तेज हवा चलने से दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार का दौर फिलहाल बरकरार है। बुधवार के बाद आज गुरुवार को भी इसमें कुछ और सुधार देखने को मिला है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक 276 दर्ज किया गया है, लेकिन दिल्ली एनसीआर की हवा में PM10 का औसत स्तर 144 और PM2.5 का स्तर 218 रहा। हवा की रफ्तार बढ़ने से भले ही प्रदूषण स्तर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी भी हवा पूरी तरह से साफ होने की संभावना नहीं है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को धुंध के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हम अगर ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे सीधा गले में लगता है पॉल्यूशन एंड मतलब को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो जिसकी वजह से हमारे ट्रेनिंग पे इफेक्ट पड़ता है। विंटर भी है एंड विंटर में पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जब हमारे लंग्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो हम कम ट्रेनिंग करने की सोचते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा गला चोक ना हो। एंड कभी कभार बीच में
कुछ 2 मिनट के ब्रेक ले लेते हैं ताकि हम लोग सेफ रहें। गाड़ियों की वजह से थोड़ा प्रदूषण है, जैसे गाड़ियों का जैसे जाम है, इसकी वजह से ज़्यादा प्रदूषण है सर। निकलना चाहिए, जगह जगह जाम है। पाड़गन देख लो, इधर देख लो, लाल किला देख लो, बहुत जाम मिलता है सर। बहुत गाड़ियों का है प्रदूषण। दिक्कत है, मतलब सांस फूलती है, दिखता नहीं ज़्यादातर, इसलिए, और चेहरे में लगता है दर्द होने लग जाता है सर वगैरह में, उसकी वजह से। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला जो है वो यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। और जो दर्शक अभी नया सवेरा के साथ जुड़े हैं, आइए इस वक्त की सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन। लोकसभा में ध्वनि मत से पारित जम्मू कश्मीर से जुड़े दोनों विधेयक आज राज्यसभा से पारित कराने के लिए हैं सूचीबद्ध। वहीं लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर होगी चर्चा। तेलंगाना में कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी की ताजपोशी, आज मुख्यमंत्री पद की लेंगी शपथ। हैदराबाद में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कई दिग्गज होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु में चक्रवात मिगजॉम से प्रभावित इलाकों का आज करेंगे हवाई सर्वेक्षण। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ बैठक में राहत और बचाव कार्यों की करेंगे समीक्षा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गजा में पूर्ण मानवीय युद्ध विराम का किया आह्वान। सुरक्षा परिषद से की कार्रवाई करने और तबाही को रोकने की अपील। गजा में मरने वालों की संख्या 16,000 के पार। और खेल जगत में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में आज भारत का स्पेन से होगा सामना। पहले मैच में कोरिया को हराने वाली टीम इंडिया जीत का सिलसिला बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए अब बारी हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने की। टीडी न्यूज रूम से हमारी सहयोगी संध्या हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संध्या, सुप्रभात। क्या है आज समाचार पत्रों की प्रमुख खबरें? सुप्रभात भावना और कृतिका। समाचार पत्रों की सुर्खियों की अगर हम बात करें तो उपलब्धि से जुड़ी हुई खबर से हम शुरुआत करते हैं, जिसे आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है, पहले पेज पर प्रकाशित किया है। दरअसल फोर्ब्स द्वारा 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है, जिसमें भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया गया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस सूची में शामिल हैं और सबसे ताकतवर महिला बनकर उभरी हैं। तो इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। अगली खबर नवभारत टाइम्स के साथ ही सभी अखबारों ने आज पहले पेज पर ली है। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और यहाँ पर कल लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयक ध्वनिमत से मंजूर किए गए, पारित किए गए। और इससे पहले जो चर्चा चली उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा के बाद जवाब देते हुए कहा कि नेहरू की गलती, यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से पीओके का जन्म हुआ। उन्होंने बताया कि 2 बड़े ब्लंडर ऐसे थे जिसकी वजह से सालों साल जम्मू कश्मीर
कश्मीर को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और उन्होंने ये बताया कि पहली गलती तो ये थी कि जब भारत जीत रहा था तो संघर्ष विराम कर दिया गया और जिसकी वजह से पीओके का जन्म हुआ। और दूसरी बड़ी गलती थी कि भारत के आंतरिक मसले को संयुक्त राष्ट्र में नहीं उठाया गया। तो इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। अगली खबर राज्यसभा सदन से जुड़ी हुई है। दरअसल लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों ही सदन की कार्रवाई में प्रश्नकाल बेहद ही महत्वपूर्ण होता है और इसमें सरकार द्वारा जो सदस्य सवाल पूछते हैं उसके जवाब दिए जाते हैं। तो कल एक ऐसा ही जवाब दिया गया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। दरअसल लिथियम आयन बैटरी यानी कि ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और इसको लेकर के जो लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है तो इसमें एक सदस्य ने सवाल किया था कि इसके जो निस्तारण की वजह से भी पर्यावरण को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है। ऐसी एक रिपोर्ट सामने आई है। इस पर जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट हमारी जानकारी में नहीं है और अगर ऐसा होता है तो हमारा ध्येय है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें, तो इस पर काम किया जाएगा अगर इस तरह की बात अगर सामने आई है तो इस खबर को भी आज अखबार ने प्रमुखता से लिया है क्योंकि पर्यावरण से जुड़ी हुई ये खबर है। अगली खबर की बात करें तो ये ई व्हीकल से जुड़ी हुई है और कह सकते हैं कि ये नवाचार से जुड़ी हुई खबर है। इसमें अब जो ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। तो ई व्हीकल को लेकर के जब लंबी दूरी तय की जाती है तो उसमें बैटरी की चार्जिंग की चिंता होती है। इस वजह से शायद लोग लंबी दूरी का रास्ता तय नहीं करते हैं ई व्हीकल के माध्यम से, लेकिन अब इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 1500 किलोमीटर तक ई कार चल सकेगी। इसको लेकर के IIT बॉम्बे ने के भौतिकी विज्ञान में ब्रिटिश रसायन शास्त्री संघ लिथियम सल्फर बैटरी बनाई है। तो इस खबर को आज लिया गया है। अगली खबर की बात करें तो ये जनसत्ता अखबार ने पहले पेज पर लिया, बाकी सभी अखबारों ने भी इसे प्रमुखता से लिया है और बताया है कि विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद कल 10 सांसद और मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है अपने संसदीय पद से और उसके बाद में अब संसदीय दल की जो बैठक होनी है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान भी किया जाना है। इस खबर को आज जनसत्ता अखबार ने अपने पहले पेज पर लिया है। चलते चलते बात कर लेते हैं शरद ऋतु से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट की। तो वैज्ञानिकों ने शरद ऋतु को धरती पर सबसे गर्म माना है और इस बार के नवंबर में ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। इस बात की जानकारी दी गई है जिसे आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या तमाम खबरों को समेट करके हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये सेगमेंट खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिनके पास में समय की थोड़ी सी कमी है और कम समय में ही ज़्यादा समाचारों को वो जानना चाहते हैं। उन लोगों के लिए खासतौर पर हम ये सेगमेंट लेकर आते हैं हर रोज़। तो बहुत बहुत शुक्रिया संध्या तमाम हमसे बातचीत करने के लिए और खबरों को साझा करने के लिए। बिल्कुल, फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेकअप। ब्रेक के बाद खबरें होंगी दुनिया भर से, खेल और कारोबार जगत की, साथ ही खबरें होंगी एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई भी। आप नया सवेरा के साथ लगातार जुड़े रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और अब चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए देखते हैं खबरें, दुनिया भर से कुछ खास खबरें, लेकिन फटाफट अंदाज में। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने गजा में पूर्ण मानवीय युद्ध विराम का आह्वान किया है। उन्होंने सीमित इस्तेमाल की गई शक्ति के आह्वान के जरिए सुरक्षा परिषद से इस पर कार्रवाई करने और तबाही रोकने को कहा है। सुरक्षा परिषद को लिखे पत्र में गुतेरेस ने कहा है कि गजा युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भीषण संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के आज 2 महीने पूरे हो रहे हैं। इजराइल लगातार गजा पट्टी पर हमला कर रहा है। इजरायली सेना गजा पट्टी के घिरे हुए क्षेत्र के दक्षिण में गहराई तक घुस चुकी है। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर बताया कि इजरायली सेना गजा के खान यूनिम शहर में पहली बार कार्रवाई कर रही है। इजरायली सेना हमास के आतंकवादियों का सफाया करने के साथ ही आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने का भी काम कर रही है।
सऊदी अरब की यात्रा पर पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रियाद में वहां के प्रधानमंत्री और युवराज मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्यापार, आर्थिक क्षेत्र और निवेश में आपसी सहयोग के साथ ही बहुपक्षीय प्रारूपों में सहयोग के पहलुओं पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने पेट्रोलियम उत्पादक देशों ओपेक प्लस के तौर पर तेल की कीमतों में सहयोग पर भी चर्चा की। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न कर यात्रा के दूसरे चरण में कल सऊदी अरब पहुंचे थे। पुतिन ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी से गजा संघर्ष पर चर्चा के लिए ईरान भी जाएंगे। इटली ने आधिकारिक तौर पर चीन के सबसे अहम बेल्ट एंड रोड परियोजना से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। इटली ने एक खत्म के जरिए चीन को इसकी सूचना दी है। इटली 4 साल पहले चीन की इस योजना में शामिल हुआ था। अमेरिका ने लास वेगास में नेवादा विश्वविद्यालय परिसर में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा कि वो लास वेगास में हुई गोलीबारी की घटना पर नजर रख रहा है। लास वेगास पुलिस ने बताया कि संदिग्ध हमलावर की भी मौत हो गई है। पाकिस्तान के कराची में एक शॉपिंग और आवासीय मॉल में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। कराची के आयशा मंजिल इलाके में स्थित इमारत में अब तक तीन जनों के शव मिले हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की 25वीं वर्षगांठ मनाई। नासा के अधिकारियों ने जॉनसन स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष स्टेशन के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ लाइव टॉक कर 25 साल पूरे होने का जश्न मनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में गूगल एक कदम और आगे बढ़ गया है। अल्फाबेट ने अपना सबसे बड़ा और शक्तिशाली एआई मॉडल जेमिनाई एआई पेश कर दिया है। ये एक ऐसी तकनीक है जो वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट जैसे विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को समझने में सक्षम है। जेमिनाई कहा जाने वाला बहुप्रशिक्षित एआई मॉडल गूगल की पिछली तकनीक की तुलना में और अधिक सूक्ष्मता के साथ जानकारी को समझने में सक्षम है। और चलिए अब बात करते हैं कारोबार जगत की, लेकिन फटाफट अंदाज में। प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शामिल किया है। इस सूची में निर्मला सीतारमण को 32वें स्थान पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने साल 2024 के लिए एयरलाइन उद्योग को $25.7 अरब के नेट प्रॉफिट होने की उम्मीद जताई है। संघ ने यात्री एवं कार्गो दोनों खंडों में सामान्य वृद्धि होने की सकारात्मक संदेश दिया है। साल 2030 तक ऊर्जा बदलाव पहल पर $75 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। अडानी समूह अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के एक बयान में इस बात की जानकारी साझा की गई है। केंद्र सरकार आगामी वर्षों में व्यवसाय से उपभोक्ता लेन देन पर इलेक्ट्रॉनिक बिल जारी करना अनिवार्य कर सकती है। फिलहाल 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक कारोबार वाली कंपनियों के लिए ये प्रणाली अनिवार्य है। वैश्विक लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर डीपी वर्ल्ड ने 2026 तक अपने सभी टर्मिनल पर 60% ऊर्जा जरूरतों को हरित स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी द्वारा जारी एक बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। मलेशिया में चल रहे जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में शानदार शुरुआत करने वाली भारतीय टीम का सामना अपने दूसरे मुकाबले में आज स्पेन के साथ होगा। पहले मैच में भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराने में सफलता पाई थी। 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड की महिला टीम ने भारत को 38 रनों से हरा दिया। जीत के लिए मिले 158 रनों के लक्ष्य का पीछा करने वाली भारतीय महिला टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 159 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत के लिए सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने सबसे अधिक 52 रन की पारी खेली। वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 26 और ऋचा घोष ने 21 रन की पारी खेली। आईसीसी की ताजा जारी T20 रैंकिंग्स में रवि बिश्नोई दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। वे राशिद खान को हटाकर दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज बने हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संपन्न हुई T20 सीरीज में वो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे। इंग्लैंड के क्रिकेटर हैरी ब्रूक ने अपने फोन से सभी सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर दिए हैं। ब्रूक ने
खुद को सभी तरह की नकारात्मकता से दूर रखने के लिए ये फैसला लिया है। 24 साल के ब्रुक हाल ही में संपन्न वनडे विश्व कप में संघर्ष करते दिखाई दिए थे। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं खबरें सिने जगत से फटाफट अंदाज में। फिल्म फाइटर का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। पोस्टर में अभिनेता अनिल कपूर कैप्टन राकेश जयसिंह के दमदार किरदार में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ऋतिक रोशन स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पठानिया उर्फ पेटी और दीपिका पादुकोण स्क्वाड्रन लीडर मीनल राठौर उर्फ मिनी के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म आगामी 25 जनवरी को रिलीज होगी। पोर्नोग्राफी मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा को राहत मिली है। पोर्नोग्राफी रैकेट के मामले में ईडी को कोई सबूत राज कुंद्रा के खिलाफ नहीं मिले हैं। दरअसल राज कुंद्रा एक बिजनेसमैन है जिन पर अडल्ट फिल्में और पोर्न वीडियो बनाकर बेचने के आरोप लगे थे। 2022 में कुंद्रा को मनी लॉन्ड्रिंग और पोर्नोग्राफी के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। मुंबई की सड़कों पर नशे की हालत में नजर आए अभिनेता सनी देओल। वीडियो देखकर प्रशंसकों को झटका लगा। हालांकि सनी ने वीडियो पर सफाई देते हुए इसे शूटिंग का हिस्सा बताया और अफवाहों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। इन दिनों सनी देओल मुंबई में अपनी फिल्म सफर की शूटिंग कर रहे हैं। अदिल खान और मोनिका चौधरी अभिनीत फिल्म दशमी का टीजर जारी कर दिया गया है। 12 जनवरी 2024 को फिल्म देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। महज 45 सेकंड के टीजर में समाज में व्याप्त मौजूदा कलयुग के राम राज्य को बड़े ही सशक्त अंदाज में रेखांकित करता है। तूफान मिगजॉम के कारण आई बाढ़ के बाद अभिनेता आमिर खान 24 घंटे तक चेन्नई के एक स्थान पर फंसे रहे। सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू टीम और बचाव विभाग ने अभिनेता को बाहर निकाला। सोशल मीडिया पर शेयर हुई फोटोज में आमिर खान सेलिब्रिटी कपल विष्णु विशाल और ज्वाला गुट्टा के साथ दिख रहे हैं। अब पान मसाला का ऐड करते नजर नहीं आएंगे अक्षय कुमार। दरअसल ब्रांड के साथ करार खत्म होते ही अक्षय कुमार ने ये कदम उठाया है। दरअसल पान वाले ऐड को लेकर अक्षय काफी विवादों में भी रहे और उनकी कई फिल्में लोगों के निशाने पर भी आ गई थी। इसके बाद एक्टर ने खुद माफी भी मांगी थी। रणबीर कपूर और बॉबी देओल की फिल्म एनिमल का बॉक्स ऑफिस पर जलवा कायम है। फिल्म ने महज 6 दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। साथ ही टाइगर 3 का 24 दिनों का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। और चलिए अब बढ़ते खबरों में आके, जहां सशस्त्र सेना झंडा दिवस भारतीय सेना की बहादुरी, त्याग व समर्पण के सम्मान व वीर शहीदों की स्मृति में 7 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। जी हाँ, इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमारे वीर सैनिकों के शौर्य को याद किया। उन्होंने कहा कि सीमा पर हमारे वीर जवान देश की रक्षा में सदैव तत्पर खड़े हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि आज का भारत हमारे वीर सैनिकों के बलिदान की नींव पर टिका है। प्यारे देशवासियों, हर साल हम 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे या सशस्त्र सैनिक झंडा दिवस मनाते हैं। इस दिन हम अपने बहादुर सैनिकों एवं शहीदों, जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, उनको बड़े गर्व से याद करते हैं। इस दिन हम ये फ्लैग बड़े स्वाभिमान के साथ पहनते हैं और भूतपूर्व सैनिकों की सहायता में अपना पुनीत योगदान भी करते हैं। भारत की सशस्त्र सेनाओं को उनके अनुशासन, समर्पण और राष्ट्र प्रेम के लिए पहचाना जाता है। हमारी सीमाओं की रक्षा के अलावा वे प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाएं दुनिया भर में शांति स्थापना मिशनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है। साथियों, राष्ट्र रक्षा में अनेक योद्धाओं ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया है एवं अनेक सैनिक शारीरिक रूप से अक्षम भी हुए हैं। देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इन सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों के प्रति हमारा भी एक बड़ा दायित्व बनता है। इनकी सहायता, देखभाल, पुनर्वास, चिकित्सा आदि के लिए यथासंभव सहयोग करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व बनता है। मैं आज़ादी के अमृतकाल के शुभ अवसर पर आपका आह्वान करता हूं कि आप हमारे इस अभियान में भागीदार बने। आपसे जितना बन सके आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में अपना योगदान देकर हमारे वीर सैनिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। मुझे आशा है
कि आपकी उदारता और भागीदारी दूसरों को भी इस महान कार्य के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी। जय हिंद। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये वीडियो संदेश जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर था, और वो कह रहे थे कि आज का दिन हम सभी एक बैच लगाते हैं, हमने भी कृतिका बैच लगाया है, और ये बैच आपको ये प्रेरणा देता है, आपको याद दिलाता है उन वीर बहादुर जवानों की, उन जिन्होंने अपने देश के प्रति अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन परिवारों के लिए, उनके कल्याण के लिए। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि आप भी अपने योगदान के जरिए उन वीर जवानों को और उनके परिवारों को मदद पहुंचा सकते हैं, उनके कल्याण में योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल। और आज दूरदर्शन समाचार के पूरा परिवार भी आज उन सभी सैनिकों को नमन भी करता है, साथ ही उन सैनिकों को भी नमन कर रहा है जो आज अभी भी सीमा पर तैनात है और हम सभी की रक्षा कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हुई। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेहत की, जहां सामान्य जीवन में कभी थकान होना एक सामान्य बात है, लेकिन लंबे समय तक चल आ रही ये थकान यदि आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित कर रही है तो इसे सामान्य मत मानना। किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें, क्योंकि ये किसी बीमारी का एक संकेत हो सकती है, लक्षण हो सकता है। क्या है क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम की अवस्था, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। जीवन में भागदौड़, व्यायाम, चलने या कुछ मेहनत का काम करने के बाद थक जाना सामान्य बात है, लेकिन अगर आप अक्सर थकान या फटीग महसूस करते हैं तो सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है। इसे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कहते हैं। ये समस्या ज्यादातर महिलाओं में होती है। ऐसे में दिन भर दफ्तर या घर का काम करने के बाद होने वाली थकान को वो सामान्य समझती हैं और इसके लक्षणों को नजरअंदाज करती हैं। परेशानी बढ़ जाती है और महिलाएं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की गिरफ्त में आ जाती हैं। अगर किसी को भी ऐसे क्रॉनिकली थकान, फटीग, एनर्जी लेवल्स बहुत लो हो जाना, क्रॉनिक पेन होना, दर्द जिस्म में है और नींद की प्रॉब्लम्स अगर रहता है तो हो सकता है ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो। तो इसमें थकान के साथ दर्द होना, सिर दर्द होना, ज्यादा तक रात को नींद नहीं आती और दिन में लगता है कि सोए जाओ, दिस काइंड ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस, ये सब जो कॉन्स्टिलेशन होती है, ये 6 महीने से ज्यादा किसी को महसूस होते हैं तो इसको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कहते हैं। ये समस्या शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभावित करती है। जो लोग इससे जूझते हैं वो इसकी पहचान नहीं कर पाते और उन्हें काफी दिक्कत होती है। रोजाना अत्यधिक थकान महसूस हो और उसके साथ कोई अन्य लक्षण हो तो उसे नजरअंदाज न करें। इन्वेस्टिगेशंस करा के बाकी जो बीमारियों को रूल आउट करके इसके लिए जो मैनेजमेंट हो सकता है वो लेना जरूरत होता है। तो प्लीज डोंट इग्नोर दिस क्रॉनिक फटीग या थकान। दिस इज अ डेफिनेट डायग्नोसिस कॉल्ड क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम एंड अगर ये आपको लगता है कि ये लक्षण आप में है तो प्लीज इसके लिए आप अपना इन्वेस्टिगेशंस और डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। लंबे समय से चल रही थकान जो आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित कर रही है, उसके लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क करें, परामर्श लें। काउंसलिंग, थेरेपी और ध्यान के माध्यम से इसके लक्षणों से राहत मिल सकती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और आपकी सेहत के बाद अब बात कर लेते हैं मौसम की। मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के साथ साथ तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में समुद्र की स्थिति खराब से बहुत खराब रहेगी। आज छत्तीसगढ़, झारखंड, दक्षिण बिहार और गंगेय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बात करें मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की तो वहाँ हल्की बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश संभव है। बात करें दक्षिण भारत की तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक,
मराठवाड़ा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश संभव है। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र सहित मैदानी इलाकों में कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। नॉर्थ वेस्टर्न की हवाओं की वजह से अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री तक रह सकता है। अब आने वाले दिनों में उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान कम रहेगा। और आइए अब जानते हैं देश के अन्य इलाकों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या है। और इसी के साथ नया सवेरा के इस आज के इस खास अंक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं गुजरात के गरबा की झलकियों के साथ, जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। आप इन झलकियों का आनंद लें और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी तरह मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। फिलहाल मुझे, कृतिका और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगला बुलेटिन आप देखेंगे एक्सप्रेस 100। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे